तो बच्चों हमारे कल के टेस्ट पेपर में पहला क्वेश्चन जो था, कल जो चैप्टर का टेस्ट हुआ था उस चैप्टर का नाम था डायमेंशन। आज हमें इसका डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था SI यूनिट ऑफ प्रेशर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो जिन बच्चों ने हमसे फाउंडेशन क्लास पढ़ी हुई है उन बच्चों ने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा होगा। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, या इसकी MKS यूनिट जो होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, MA अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर। तो कह सकते हैं किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। बच्चों इसी को, ये तो MKS में हो गया। ठीक है, इसको अगर हम पास्कल में लिख दें, पास्कल, दिस अ SI यूनिट, ये SI यूनिट कहलाती है। पास्कल साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर SI यूनिट्स में जो है वो पास्कल आता है। तो जैसे फोर्स की SI यूनिट्स न्यूटन होती है, वैसे ही प्रेशर की SI यूनिट पास्कल होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नंबर 2 क्वेश्चन, कहा गया है कि एक इक्वेशन दे रखी है S इक्वल्स टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। ठीक है, और कहा भी है कि S जो है वो मीटर में है, यानी कि आपको समझ जाना चाहिए कि S जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, और T जो है वो सेकंड में है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि T एक टाइम है। हमको फाइंड करना है यूनिट ऑफ C, यूनिट ऑफ C हमें फाइंड करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लस प्लस लगा हुआ है, और हमने आपको बताया था बाय द इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, बाय इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी कि अगर कोई दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में प्लस या माइनस का ऑपरेशन लगा हुआ है और उनका रिजल्ट C आ रहा है, तो बच्चों हर एक की यूनिट और डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होगी। वो तभी एडअप हो सकते हैं जब उनका डायमेंशन और यूनिट सेम होता है। राइट, तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें इस पूरे क्वेश्चन पे ना जाकर हमें केवल C की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग केवल कंपैरिजन इसका और इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। यूनिट ऑफ S इक्वल टू यूनिट ऑफ C इनटू यूनिट ऑफ T स्क्वायर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यूनिट ऑफ S जो दिया हुआ है वो है किसमें, मीटर में। तो आप लिख दो 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। यूनिट ऑफ C आपको निकालना है तो इसको एज इट इज़ वैसे लिख देते हैं। एंड यूनिट ऑफ T स्क्वायर बच्चों है वो सेकंड में, तो आप यहाँ लिख दो 1 सेकंड का होल स्क्वायर। तो बच्चों यूनिट ऑफ C क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या हम इसी को कह सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ C। इसलिए ऑप्शन आप देख पा रहे हो तो D ऑप्शन करेक्ट है। इसे आप लोग नोट कर लें जरा। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर
ठीक है, ये भी हमने पढ़ा चुके हैं आपको वर्क डन चैप्टर में, फोर्स एंड वर्क डन चैप्टर में, आपके फाउंडेशन क्लास में। तो बच्चों आप जानते हैं कि पावर का फार्मूला होता है द रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम, या कह सकते हैं W/T। और बच्चों हम लोग इसकी यूनिट लिखते थे या तो जूल पर सेकेंड, या फिर इसको हम बोलते थे वॉट। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड तो हमें दिखता नहीं, किसी भी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और केवल वॉट भी नहीं है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये तो छोटी यूनिट है, यानी कि इसको अगर हम बड़े वाले यूनिट में ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं किलोवाट। ठीक है, अगर आपने किलोवाट आवर लगा दिया तो बच्चों ये पावर नहीं रह जाता, फिर ये किसी और फार्मूले की यूनिट हो जाएगी, वो कराती है आपकी हीट एनर्जी बाय द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो किलोवाट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि वाट ले लो या फिर किलोवाट ले लो, ये थोड़ी सी छोटी यूनिट है, ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो बच्चों मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं सिंबल स्मॉल p, और स्मॉल p का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि mv। ठीक है, तो मास को बच्चों हम लोग लिखते हैं किलोग्राम यूनिट में, और वेलोसिटी को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वो बच्चों ऑप्शन है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट। अगर यहाँ पर बाई मिस्टेक एस स्क्वायर होता तो किलोग्राम न्यूटन डी ऑप्शन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल सही जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन है। इसे नोट कर लें। चलिए बच्चों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लिखते हो सिंबॉलिकली रो, और रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड L इज द लेंथ ऑफ वायर, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, तो हमें रो की यूनिट निकालनी है। तो आप जानते हैं कि R की यूनिट होती है ओम। ठीक है, वैसे ओहम पढ़ते हैं इसको, लेकिन ओम जनरली लोग बोलते हैं। इसका सिंबल होता है इस तरह का ओम। ठीक है, और लेंथ की होती है बच्चों मीटर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। राइट, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे आर दिया हुआ है इसको लिख लीजिए ओम। ठीक, इक्वल टू, वैसे आपको सिंबल नहीं दिया गया है तो हम केवल ओम लिखते हैं, ओम इक्वल्स टू रो इनटू एल दे रखा है यूनिट मीटर में, और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये और ये इसका स्क्वायर कट जाएगा, सो रो इक्वल्स टू ओम मीटर। ठीक है, सो ऑप्शन इज सी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम मीटर लिया हुआ है तो ऑप्शन में सेंटीमीटर लिया हुआ है। राइट, तो हम सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक, इसको आप कह सकते हो कि ओम इज ऑल्सो इक्वल टू ओम सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही लेंथ की यूनिट होती है ये, तो ऑप्शन इज सी करेक्ट है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो बच्चों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 6th प्रॉब्लम पर। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज इसका सिंबल होता है HZ। ठीक है, ये किसकी यूनिट हो सकती है? ये तो आपको वर्बली पता ही होगा। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है,
फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/टाइम पीरियड, ठीक है, 1/टाइम पीरियड, या कह सकते हैं 1/सेकेंड या 1/t या 1/सेकेंड, ठीक है, या कह सकते हैं s-1। तो बच्चों ये तो हो गया एम्पियर सिस्टम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं s-1 को बोलते हैं हर्ट्ज। तो बच्चों ये यूनिट जो है बोला नहीं है कि एसआई बताना है या एमकेएस बताना है, उसने पूछा है कि यूनिट क्या होती है, तो हर्ट्ज इज अ एसआई यूनिट। मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया, ठीक है। पर सेकेंड इज अ एमकेएस यूनिट और हर्ट्ज इज अ एसआई यूनिट, इसे नोट कर लीजिएगा। देन 7th प्रॉब्लम देखते हैं। 7th प्रॉब्लम में डायमेंशन फार्मूला ml2t-3, डायमेंशन फार्मूला ml2t-3। तो देखो ये किसका हो सकता है, तो हम एक काम करते हैं 7th में हम हर एक की निकाल लेते हैं पहले अलग अलग यूनिट्स और डायमेंशन। तो आप जानते हैं कि पहला अगर हम 7th ए की बात करें, हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, ठीक है, वो दिए हुए ऑप्शन में सेम होगी। तो बच्चों अगर हम ए की बात करें फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और इसका डायमेंशन होता है बच्चों m1 l1 t-2, ठीक है। और अगर दूसरे बात करें बी पावर, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम और वर्क डन का होता है m1 l2 t-2 और टाइम का फिर t1। तो t1 ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा, तो m1 l2 t-3। तो यहाँ पर देखो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो पा रहा है, तो कह सकते हैं बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसे नोट कर लें। बच्चों आगे बढ़ते हैं 8th प्रॉब्लम पे कि विच पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन, ठीक है, विच पेयर हैज़ सेम डायमेंशन। ये क्लास में से वही बच्चे गायब हो रहे हैं जिन्होंने कल टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है, ये वही हैं जो बनी बनाई खिचड़ी चाहते हैं लेकिन प्रयास नहीं करना चाहते, ठीक है। आगे आने वाला समय मैं बता दूं आपको कि अगर आपके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बेटा हमारा गवर्नमेंट जॉब करेगा, तो आगे आने वाले फ्यूचर में 100% मैं आपको लिख कर देता हूँ, ऑल गवर्नमेंट जॉब कैंसल, ऑल गवर्नमेंट जॉब कैंसिल हो जाएंगी और प्राइवेट सेक्टर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। केवल एडमिन जॉब यानी कि आईएएस पीसीएस की जॉब ही बचेंगी। ये हम बात कर रहे हैं टिल 2029 तक, देख लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में लोग बहुत मुफ्तखोर होते हैं, घूसखोर होते हैं, इसलिए आगे की जो सरकारें हैं वो गवर्नमेंट जॉब को ख़त्म कर देंगी और उनकी जगह पर प्राइवेट जॉब्स लेकर के आएंगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी सैलरी होगी, नो वर्क नो सैलरी। तो इस टाइप के जो बच्चे मेहनत करना नहीं चाहते हैं, आगे भी यही होगा, क्योंकि आज से 10 साल के बाद वो जॉब की ट्राई करेंगे, ठीक है, और ये वही बच्चे होंगे जो किसी काम के नहीं होंगे, ना प्राइवेट जॉब के ही ना गवर्नमेंट जॉब के। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। बच्चों मोमेंट पहले हम चलो रिजल्ट बोल देते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो कैसे, मोमेंटम का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि मोमेंटम p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं तो किलोग्राम, पहले यूनिट लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम m1 l1 है ना मीटर और t-1, ठीक है। ये तो बच्चों हो गया डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। एंड इम्पल्स बच्चों I लिखते हैं और इसका फार्मूला F इंटू टी होता है, या फिर कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम होता है,
ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम जो अभी निकाला उससे पहले वही होगा, आप देख सकते हैं m1l1 t-1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी के जो जैसे फार्मूले हैं हम उनका आपको लिख के देते हैं। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और पावर का होता है W/T। आपको निकाल के देखिएगा सेम नहीं आएगा। और इसके बाद बी डेंसिटी इक्वल टू बच्चों होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और जबकि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो दो डेंसिटीज़ का रेशियो होता है d1/d। ठीक है, तो ये इक्वल तो कभी आ ही नहीं सकता, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, और ये एक फार्मूला होता है। नाउ डी बच्चों स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारे पास केवल जो है वो सी ऑप्शन ही करेक्ट है। आप इसका निकाल के देखिएगा, कोई इक्वल नहीं आएगा, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाइन्थ प्रॉब्लम का आ गया द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ रखा है फार्मूला, ये चैप्टर ग्रेविटेशन का है जो कि हम पढ़ा चुके हैं, और इसका फार्मूला होता है ग्रेविटेशन फोर्स Fg इक्वल्स टू Gm1m2/r²। राइट, ये पढ़ चुके हैं हम लोग फार्मूला। तो चलिए हम लोग निकालना क्या है, हमें निकालना है जी का डायमेंशन, यानी कि ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो बहुत ही आसान है, हम एक काम करते हैं जी के कंपेयर में सबको लिख देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा F×r²/m1m2। ठीक है, तो हमें डायमेंशन फॉर्म लिखना है, तो हमें हर एक की डायमेंशन पहले से याद है, हम लोगों ने इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जैसे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स m1l1 t-2, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, n2 r², r इज द डिस्टेंस बिटवीन द हैवी बॉडीज, तो r इज अ मीटर यानी कि l2 होल अपॉन, ठीक है, m1m2 मतलब दो मासेस का स्क्वायर है, तो ये m1 और ये फिर ये m। ठीक है, राइट, ये दोनों मासेस थे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, देखो हमारे पास आंसर क्या आता है। तो देखो बच्चों ये m1 और m1 पहले कैंसिल हो जाएगा, ये m और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, देखो ये L2 है और ये L1 है, तो ये हो जाएगा बच्चों L3 और ये t-2 अपॉन क्या बच्चा बच्चों m1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास ये आएगा बच्चों m, ऊपर जाएगा m तो m-1, और ये हो जाएगा L3 और ये हो जाएगा t-2। तो बच्चों ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला है, जो कि हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों अभी हमने निकाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन, अब हम फाइंड करेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही आसान कि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं तो बच्चों आता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता था। ठीक है, लेकिन अगर आपने एंगुलर लगा दिया तो यहाँ पर भी आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एंगल थीटा अपॉन टाइम टी। बच्चों थीटा एंगल इसकी यूनिट तो होती है रेडियन, और टाइम की होती है सेकंड, लेकिन बच्चों इसकी डायमेंशन नहीं होती है, इसकी डायमेंशन जो होती है वो 1 होती है, टोटली 1 हो जाती है, क्योंकि इसकी डायमेंशन 0 होती है। तो हमारे पास डायमेंशन फार्मूला इसका 1 आता है, बट टाइम डायमेंशन होती है वो कितनी होती है बच्चों, t1। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर t-1, या हम इसको ले सकते हैं m0 L0 t-1, क्योंकि जिसकी पावर, जिस भी वैल्यू की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो इसलिए इस आंसर से हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11, द डायमेंशन ऑफ पावर। तो अभी पढ़ चुके हैं, पावर का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ वर्क डन, और वर्क डन की डायमेंशन होती है बच्चों m1 L2 t-2।
ठीक है, और टाइम का होता है बच्चों t1। तो बच्चों इसका डायमेंशन फार्मूला अगर आप देखें तो पहले भी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो ये बच्चों ये आ जाएगा m1 l2 और t-3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12, न्यूमेरिकल 12 हमने क्लास में ही सॉल्व कराया हुआ है बच्चों। ये वाटर वाली इक्वेशन है p प्लस a/v², ठीक है, इनटू v माइनस b इक्वल्स टू RT, वेयर p इज ए प्रेशर एंड v इज वॉल्यूम, ठीक है। बस हमें केवल इतना ही यूज़ करना है। पूछा क्या है, द डायमेंशन ऑफ ए पूछा है, डायमेंशन ऑफ ए। हमने ऐसा ही प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व कराया है। तो बच्चों हमारे पास इससे अगर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाय द इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी अगर आप ये वाला केवल पोर्शन लेते हैं, है ना, पी, डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a/v²। तो बाय द इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों ए की जो डायमेंशन आएगी ये हमने पढ़ा चुके हैं, m1 l5 t-2, ठीक है। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट। तो हमने ये सॉल्व करा दिया था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार जा करके, चाहे वीडियो में देखिएगा चाहे तो आप लोग कॉपी में देखिएगा जहाँ पे नोट किया हुआ है, इसे नोट कर लें आप लोग। तो बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में कहा गया द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय द रिलेशन f इज इक्वल टू c m रेज टू पावर x एंड k रेज टू पावर y, ठीक है, वेयर c इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि c जो है वो डायमेंशनलेस है, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो अगर हम डायमेंशन इक्वेशन निकालें तो बनाएंगे, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो m है वो तो मास है और k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि फोर्स जो हम इसको निकालेंगे, देखो टाइम बचा कि नहीं बचा, आगे सॉल्व हो पाएगा या नहीं। बच्चों 1 मिनट बचा है हमारे पास, ये पूरा हो नहीं पाएगा, इसको हम कल सॉल्व कराएंगे। तब तक छोटा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हम कल सॉल्व कराएंगे क्योंकि अभी इतने टाइम में हो नहीं पाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जल्दी जल्दी से। तो चलिए हम इसको कल सॉल्व कराएंगे। तो अभी हम आते हैं 14 पर, 14 जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 14 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है, आप चाहे तो हाफ mv² कर लीजिए, ठीक है। इसकी आप डायमेंशन निकाल लीजिए, इसकी डायमेंशन तो होगी नहीं बच्चों, ठीक है। तो m का होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हम इनका डायमेंशन लिखते हैं, तो ये बच्चों हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा आपका L1/T1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों हो जाता है m1 L2 और T-2। बच्चों ये है एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। अब निकालते हैं जो मेरा अपना गैस है वो है वर्क डन। देखो वर्क डन का जो डायमेंशन फार्मूला F/S होता है, फोर्स का क्या होता है m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बच्चों L1, तो आप देख पा रहे होंगे m1 L2 T-2। तो एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला बच्चों सेम होता है, इसे नोट कर लें। और इसी के साथ हम क्लास ओवर करते हैं क्योंकि टाइम बच्चों ख़त्म हो गया। बाकी जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं कल इसको हम शॉर्ट हम सॉल्व करा देंगे।